सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ विचार करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक तो शब्द विचार, दूसरा पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आज हम शब्द विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, शब्द विचार शब्द वर्णों का मेल से बनी भाषा का लघुत्तम सार्थक इकाई है। यानी जो वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। जबकि पीछे हमने पढ़ा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन सभी वर्णों के मेल शब्द नहीं कहलाते हैं जब तक उनका कोई अर्थ ना हो। जैसे कमल, कै मैं ले, 3 वर्णों से मिलकर बना है। कमल का अर्थ है एक पुष्प होता है, अतः यह शब्द है। लेकिन अगर जो हम इसे पलट के लिख दे मैं कै ले, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है। या हम लकम लिख दे, इन्हीं को आगे पीछे करके 3 वर्णों को, तो इसका भी लकम का भी कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये भी कोई शब्द नहीं है। तो इससे पता चला कि शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई है। जबकि अगर जो हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, वो ध्वनि है जो हमारे मुख से निकलती है। अब शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 6 प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी ये शब्द आए कहां से हैं। जैसे इसके आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है तत्सम शब्द, दूसरे हैं तद्भव शब्द, तीसरे हैं देशज या देशी शब्द और चौथे हैं विदेशी शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द का अर्थ है तत् जमा सम, यानी उसके ही जैसा, यानी जैसा वो उस भाषा में था हिंदी में वो उसी तरह से ले लिया गया है। क्योंकि हिंदी की जननी भाषा संस्कृत है, तो जो शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो हैं जो बोलचाल में उनका हमने रूप थोड़ा विकृत कर दिया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, और इसे हम आग बोल दें तो ये तद्भव हो जाएगा। इस तरह से देखिए, कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे अंगरखा, ये तद्भव है, तत्सम इसका अंगरक्षक होगा। आम, ये तद्भव है और इसका तत्सम आम्र होगा। इमली का अमली का होगा, ईख का इक्षु होगा। खंबा, इसे स्तंभ बोलेंगे। गधा, गर्धा। गेहूं, गोधूम। गोबर, गोमय। केला, कदली। आपने एक दोहा सुना होगा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3, जैसे संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। तो कदली आप समझ गए, कदली किसको कहा गया? केला। सीप आप जानते ही हैं, सांप भी जानते हैं। तो इस तरह से जहां हमें कदली शब्द आएगा तो हमें पता चल जाना चाहिए केले के बारे में कहा जा रहा है। ऊंट का ऊष्ठ है, धन का स्तन है, सुहाग सौभाग्य है, तद्भव है सुहाग, तत्सम है सौभाग्य। ऐसे ही सेज तद्भव है और शैया ये तत्सम है। पोखर का पुष्कर, रस्सी का रज्जु है, मक्खी का तत्सम मक्षिका है, हल्दी का हरिद्रा है। इसी तरह हम बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जो आम बोलचाल में बोले जाते हैं वो अधिकांश तद्भव होते हैं। लेकिन फिर भी भाषा में सबसे अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब है देशज या देशी शब्द। देशज या देशी शब्द ये वे शब्द हैं जिनका कोई स्रोत नहीं है। ये एक ग्रामीण क्षेत्रीय भाग में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। किसी क्षेत्र में उसी शब्द को कुछ और कहते हैं और दूसरे क्षेत्र में उस शब्द को कुछ और कहते हैं। तो
देशज शब्द में आते हैं जैसे भोपू, झाड़ू, थप्पड़, टट्टी, ठीक है, सिलवट, इडली, डोसा, जलेबी, ये सब क्या है? ये देशज शब्द है, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि सभी जगह प्रचलन में आ गए हैं तो इन शब्दों का वर्गीकरण देशज या देशी शब्दों में किया जाता है। अब अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। चूंकि भारत पर अनेक राष्ट्रों के लोग यहाँ व्यापार करने, राज करने आए, जैसे यहाँ फारस से लोग आए तो फारसी शब्द भी हिंदी भाषा में है, अरबी लोग आए तो अरबी के शब्द भी हिंदी भाषा में है, पुर्तगाली लोग आए उनके भी हैं, अंग्रेज आए उनके भी हैं, फ्रांसीसी आए उनके भी हैं। जैसे विदेशी शब्द में तुर्की भाषा से जो अरबी, फारसी, तुर्की से आए हैं, जैसे अल्लाह, अदालत, कानून, गवाह, ठीक है, बंदूक, तोप, हवा, कमरा, ये शब्द कहाँ के हैं? ये सब अरबी, फारसी और तुर्की के हैं। इनका अलग अलग वर्गीकरण हम अपनी अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि इन सभी शब्दों का वर्गीकरण का एक एक हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं और उससे आप समझ लेंगे। अधिकांश शब्द जो एग्जाम में पूछे आते हैं वो सभी उन वीडियोज में मिल जाएंगे। अब जैसे ये अंग्रेजी के शब्द हैं, उन्हें हम एज बोलते हैं, जैसे कूपन, टिकट, चॉकलेट, इनकी हमने हिंदी नहीं बनाई, ऐसे इन्हें हिंदी में अपना लिया है। टाई है, फ्रॉक है, स्वेटर है, गाउन है, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज यूज होते हैं। इनका हिंदी शब्द शायद ही लोग जानते हो। अब दूसरे जैसे यहाँ चीनी भाषा से शब्द आए हैं, लीची, चाय, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। और जो हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे यहाँ व्यापार करने, पुर्तगालियों ने भी यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे प्रचलन में आजकल बहुत आते हैं, जैसे यह तौलिया, साबुन, बाल्टी, बरामदा, अंग्रेज, कप्तान, ठीक, आलपिन। जैसे लोग सोचते हैं आलपिन अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नहीं, ये पुर्तगाली भाषा का है। तो इस तरह यहाँ जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में शब्द आए हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब दूसरा हमने वर्गीकरण किया है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के हैं। एक तो रूढ़ या मूल शब्द, दूसरे यौगिक या संयुक्त शब्द, तीसरे योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता, यानी हम तोड़ दें तो वर्ण ही रह जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आम, आ अलग कर दे, मैं अलग कर दे, कोई अर्थ नहीं बनता ना आर में का। तो आम है, पानी है, रोटी है, हवा है, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे हैं यौगिक या संयुक्त शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द हैं जिनके हम अगर जो टुकड़े कर दें, यानी उनके हिस्से बना दें, तो उनके भी अर्थ निकलते हैं। जैसे गरम मसाला, तो गरम का भी अर्थ है और मसाला का भी अर्थ है। काली मिर्च, काली का भी अर्थ है, मिर्च का भी अर्थ है। घुड़सवार, घुड़ मायने घोड़ा, सवार मायने उसमें बैठने वाला, तो दोनों का अर्थ निकलता है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये शब्द क्या हुआ? ये शब्द क्या है? सब संयुक्त स्वर शब्द है या यौगिक है, जिनके हम टुकड़े कर ले और उनके जो पार्ट किए हैं उनके भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, इनके टुकड़े हो जाते हैं, उनके अलग भी अर्थ निकलते हैं। जैसे 2 हिस्से करें तो 2 अर्थ निकले, लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, और वो अर्थ क्या हो जाता है? वो रूढ़ हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नील मायने नीला, कंठ मायने गला, यानी नीला गला है जिसका, अर्थात शिव। जब शिव शब्द कह दिया तो शिव क्या हो गया? रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दशानन है, 10 का मतलब गिनती 10, और आनन का मतलब गर्दन या मुख, तो 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। घनश्याम, घन मायने बादल, श्याम मायने काला, और जैसे उसका अर्थ निकालते हैं कृष्ण तो वो रूढ़ हो जाता है।
और आशुतोष, आशु मायने जल्दी, तोष मायने प्रसन्न होने वाला अर्थात शिव। तो शिव होते ही क्या आता है, रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और एक ध्यान रखिएगा, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास होता है। जब हम समास पढ़ेंगे तो जितने भी उसके उदाहरण देंगे वो सभी शब्द कैसे होंगे, योग रूढ़ होंगे। अब तीसरा जो वर्गीकरण है वो अर्थ के आधार पर किया गया। अर्थ के आधार पर ऐसे शब्दों को जिनके एक अर्थ, अनेक अर्थ या उस जैसे कई शब्द हो या उसके उल्टे शब्द हो, तो उस आधार पर हम 4 प्रकार से बांटते हैं। तो एकार्थी शब्द, एक अनेकार्थी शब्द, तीसरे है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, और चौथे विलोम या विपरीत अर्थी शब्द। अब जैसे एकार्थी शब्द तो वो शब्द होते हैं जिनमें केवल एक अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकल गया मतलब कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। ठीक। अब अनेकार्थी में यह है कि उस शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे आज, आज मायने बकरा भी है, आज मायने ब्रह्मा भी है, और आज दशरथ के पिता का नाम भी था। तो इस तरह, लेकिन दशरथ के पिता का कोई पूछे तो ये नहीं निकलता कि आज के बकरा आज होता है, आज बकरा होता है। लेकिन जब पर्यायवाची हम पढ़ते हैं तो उनमें सभी के अर्थ पलट के भी निकल जाते हैं। एक जो अनेकार्थी होते हैं उसमें पलट के अर्थ नहीं निकल पाते हैं। जैसे अब पर्यायवाची में देखिए, पानी का है नीर, अम्बु, तोय, इस तरह शब्द होते हैं। तो कहीं नीर कहे तो हम समझ जाते हैं पानी को कह रहा है, तोय को भी कह इस तरह जल, है ना। तो पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके कई रूप होते हैं, और किसी भी रूप को हम बोल दें तो उससे उसका मुख्य रूप हमें यानी मुख्य अर्थ भी पता चल जाता है। विलोम शब्द वे होते हैं जो उसकी को उल्टा बोलते हैं, यानी उसके अपोजिट होते हैं। जैसे, लेकिन विलोम शब्द में ध्यान रखना, विलोम शब्द जो मूल शब्द जिस भाषा का होगा, मूल शब्द भी उसी भाषा में देना होगा। जैसे ये है, आप कोई एक उदाहरण ले लें इसका, कि जैसे आप ले लीजिए करल, विष, ठीक है, और जहर। तो जहर चूंकि उर्दू भाषा का शब्द है तो जहर का अमृत नहीं होगा, जहर का हलाहल होगा। तो सॉरी, जहर का जो जहर है ये उर्दू का शब्द है, तो इसका होगा जो अरब में हज करने जाते हैं, जमजम, तो जमजम होगा। और विष का अमृत होगा, है ना। और इस तरह इनके अर्थ अलग निकलेंगे। यह अगली जब वीडियो बनाएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे गहनता से कि किन शब्दों का सही विलोम क्या होगा। क्योंकि जिस भाषा का, मैंने बताया, जिस भाषा का वह शब्द होगा उसी भाषा में उसका विलोम देंगे। ये नहीं है कि हम तत्सम शब्द का विलोम तद्भव में दे दें, या तद्भव का विलोम तत्सम में दे दें, विदेशी का देशी में दे दें, या तत्सम तद्भव, ये हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखना है। इस पर गहन चर्चा करेंगे जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे आपस नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, उससे आगे है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। ये आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनका डिटेल अध्ययन किया जाएगा बाय पार्ट। संज्ञा टॉपिक लिया जाएगा, सर्वनाम टॉपिक लिया जाएगा, विश्लेषण लिया जाएगा, क्रिया लिया जाएगा, और इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वहां कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके उदाहरण, है ना, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इनका गहन अध्ययन नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम एक टॉपिक बना के चलेंगे, जैसे एक टॉपिक लेंगे संज्ञा, और संज्ञा पर ही आप पूरी वीडियो बनाई जाएगी। अब जैसे विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी। विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, है ना, लिंग, वचन आदि के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द तो कहलाते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, क्रिया आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न होता हो, वे कहलाएंगे अविकारी शब्द।
इनका भी डीप अध्ययन करेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द ये होते हैं, शुरू के 4 तो विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया जैसे हम पुरुष के लिए कहें, खेलता है, खाता है, दौड़ता है, सोता है। और अगर जो स्त्रीलिंग के लिए करेंगे तो करती है, सोती है, खेलती है, गाती है। तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए इन शब्द को हम विकारी शब्द कहेंगे। और जिनमें चेंज नहीं होता है उन्हें अविकारी कहेंगे। जैसे हवा तेज चलती है, लड़की तेज दौड़ती है, लड़का तेज दौड़ता है। तो लड़का लड़के का तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे अविकारी शब्द। अब प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो उन्हें भी हम 3 प्रकार में बांट लेते हैं। एक तो पूर्ण परिभाषी या तकनीकी शब्द, जो किसी विशेष विषय के लिए बनाए गए हैं, उन शब्दों को हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान में है बल, इसकी परिभाषा बतानी पड़ती है ना, संवेग, ठीक। और जैसे इसके संविधान के तकनीकी शब्द हैं, जैसे अध्यादेश, ठीक। तो इस तरह के शब्द जो हैं ये पूर्ण परिभाषिक है। इन्हें समझने के लिए हमें उनकी डिटेल बतानी पड़ती है कि अध्यादेश वह आदेश है जो जब संसद या विधानसभा ना चल रही हो और किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ती हो तो राज्यपाल राज्य में और राष्ट्रपति देश में एक कानून लागू कर सकता है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है। अधिनियम वो होता है जो स्थायी रूप से कानून बन जाता है, जो संसद या विधानसभा में पास होता है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ये परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। एक वो है अर्ध परिभाषी है, जिनको हम थोड़ा सा ही समझाते हैं और बोलने पे जैसे हम शब्द बोलते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। वर्णात्मक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द ये होते हैं कि बहुत, जैसे अतिथि। अतिथि का मतलब है जिसके आने की तिथि मालूम न हो, ठीक है। जैसे और ये और बहुत सारे शब्द हैं, आप शब्द समूह के लिए एक शब्द जब पढ़ेंगे, अतिथि आ गया। जैसे एक विदुषी शब्द है कि बुद्धिमान स्त्री के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे स्त्रियों के बारे में और भी हैं, जैसे ऊढ़ा है। ऊढ़ा का मतलब जिसका विवाह हो चुका है हाल ही में। और नवोढ़ा वो है जिसका विवाह अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। ऊढ़ा वो है जो विवाहित स्त्री है, जिसका विवाह हो गया। तो ओढ़ा का मतलब है कि वो सिर पे अपना कपड़ा या सिर ढकना प्रारंभ कर देती है। जैसे गाना सुना होगा, ओढ़ ली ओढ़नी मैंने तेरे नाम की, यानी इसका मतलब वो किसी से संयुक्त हो गई, यानी उसके वैवाहिक संबंध बन गए हैं। अब जैसे और स्त्रियों के बारे में इस तरह के शब्द हैं, पुरुषों के बारे में है। जैसे जो छात्र गुरु के समीप रहता हो उसके लिए एक शब्द है ना, महल का आंतरिक भाग, उसके लिए एक शब्द है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको हम देंगे, पूरे शब्द देंगे जो एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। अब अवधारणात्मक शब्द है। ये अवधारणा तो आप जानते हैं ना, कल्पना पर आधारित किसी चीज की अवधारणा करिए, उसके लिए कोई शब्द बना दिया। अब शब्द निर्माण में मुख्य चीज है शब्द निर्माण, के शब्द बनते किस तरह है। तो हिंदी में शब्द बनाने के लिए 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। एक तो उपसर्गों द्वारा। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द से आगे लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। जैसा घात, उसके आगे लग गया प्रतिघात, तो उसने उसका अर्थ बदल दिया। जैसे आरंभ, उसके आगे प्र उपसर्ग लगा दिया तो बन गया प्रारंभ, ठीक है। अत्यधिक, अति जमा अधिक, अधिक की भी और अधिकता कर दी तो अत्यधिक, यानी वो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और ये शब्द जो छोटे लघु शब्द होते हैं ये मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वह है जो बाद में लगाए जाते हैं। जैसे चतुर, चतुराई, ठीक। चतुर से चतुराई बना दिया, आई लगा दिया, इसमें आई प्रत्यय हो गया। जैसे गरीब, गरीबी। नारंगी, गुलाबी, गुलाब से गुलाबी बना दिया। तो इस तरह जो बाद में लग के बनते हैं वो प्रत्यय होते हैं, नए शब्दों का निर्माण मूल शब्दों से कर देते हैं।
समास, समास द्वारा भी शब्दों का निर्माण होता है। समास के प्रकार पड़े होंगे, 6 होते हैं, इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। संधि द्वारा, संधि द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया जाता है, ये संयुक्त शब्द बनाती हैं। संधि के बारे में पढ़ा होगा, इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस तरह से हम सभी शब्दों के बारे में, यानी जो हमारी अगली वीडियो बनेगी वो हर उत्पत्ति, जैसे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, यानी शब्दों के जितने वर्गीकरण है और जो शब्द निर्माण है, इन सब पर एक एक वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। कुछ तो ये मिलेंगी जो डेमो क्लासेज है उनमें मिलेंगी, कुछ पेड में मिलेंगी। तो आप इनको देखते रहिए और अपना हिंदी ज्ञान वर्धन करते रहिए, है ना। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और यदि आ रहे हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।